हेलो टू ऑल। एक्चुअली प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्लड और ब्लड कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था, जिसे अभी कंटिन्यूएशन में रखना है। अभी उसके कुछ लेक्चर अभी और होंगे, लेकिन अभी आज हम पैथोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि बीबीएससी वेटनरी में सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है, जो वेटनरी साइंस के अंदर आता है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया है, ठीक है। तो एक अपने पास वेटनरी साइंस की एक बुक होती है रिव्यू नाम की, जिसका ये पूरा टॉपिक है। उससे अभी अपन पढ़ते हैं और जल्दी थोड़ा रिवीजन के लिए है, इसलिए रिवाइज ही कर रहे हैं, जो आपको आपके पीजी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपके बीएस एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसे अपन जल्दी से ख़त्म करते हैं। ओके, फर्स्ट हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया क्या होता है कि किसी भी टिश्यू के साइज का इंक्रीज हो जाना। तो क्या लिखा है, इंक्रीज इन साइज ऑफ द टिश्यू विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। ओके, जैसे कि व्हाट। नेक्स्ट कह रहा है हाइपरट्रॉफी। ट्रॉफी वर्ड मतलब कि साइज, इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल, मीन्स कि टिश्यू भी बढ़ रहा है। अच्छा, सेल क्या होती है, सेल ग्रुप ऑफ सेल क्या होते हैं, टिश्यू। तो जो टिश्यू है वो क्या कह रहा है कि साइज ऑफ टिश्यू भी बढ़ रही है, साथ साथ में साइज ऑफ सेल भी बढ़ रही है। ये जो साइज ऑफ टिश्यू और साइज ऑफ सेल दोनों है, इसे कहते हैं हाइपरट्रॉफी। ओके, नेक्स्ट है मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया क्या हो रहा है कि वन टाइप ऑफ टिश्यू इनटू द अनदर टाइप ऑफ टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मेटाप्लेसिया क्या होता है, मेटाप्लेसिया में होता है एक टिश्यू जो होता है वो दूसरी टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि कैंसर में क्या होता है कि जो एक सेल होती है उसमें बहुत मल्टीप्लिकेशन होता है, और म्यूटेशन के बाद एक जो सेल है वो दूसरे सेल में, मतलब एक टिश्यू दूसरे टिश्यू में कन्वर्ट होने लग जाता है। इसे अपन कहते हैं मेटाप्लेसिया, कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ टिश्यू और सेल इनटू द अनदर टाइप ऑफ सेम जर्मिनल लेयर। ओके, नेक्स्ट है एट्रोफी। एट्रोफी ए मतलब अपसेट, मतलब कम। क्या कर रहा है कि डिक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन्स टिश्यू अफेक्ट द फुल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया मतलब कैसा है, मेटाप्लेसिया एंड डिस्प्लेसिया। एटिपिकल हाइपरप्लेसिया मतलब हाइपरप्लेसिया हो रहा है, चेंज इन शेप, साइज, ओरिएंटेशन ऑफ द सेल विद इन द ऑर्गन और टिश्यू। मतलब मानिए कोई ये टिश्यू है या कोई ऑर्गन है जिसके अंदर की जितनी भी सेल्स है, जो उनका शेप है, साइज है और उनका ओरिएंटेशन, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जो जैसे पीजी के एग्जाम होंगे, आईसीआर का एग्जाम होता है, उसमें ऐसे वर्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रीनल। जैसे इसका एक एग्जांपल है कि जो रीनल एपिथेलियल सेल्स है डजंट डेवलप हाइपरप्लेसिया, मतलब उसमें कभी भी हाइपरप्लेसिया नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डीजनरेशन। डीजनरेशन क्या होता है, चेंज इन द टिश्यू इटसेल्फ, मतलब किसी भी टिश्यू में खुद ही चेंज होना क्या कहलाता है, डीजनरेशन। नेक्स्ट है इन्फिल्ट्रेशन। एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ द टिश्यू, मतलब किसी भी टिश्यू में एबनॉर्मल कहीं कहीं पे भी डिपोजिशन होने लग जाए, इसे अपन कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन। ओके, अब अपना आता है मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्या है, टाइप ऑफ डीजनरेशन, मतलब कितने टाइप का डीजनरेशन होता है। ठीक है, तो पहला टाइप क्या है, सेल स्वेलिंग। फर्स्ट टॉपिक इज सेल स्वेलिंग, मतलब मोस्ट कॉमन डिस्टर्बेंस। ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन टाइप डीजनरेशन कौन सा होता है, तो सेल स्वेलिंग इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन टाइप। नेक्स्ट, इसमें होता क्या है कि फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द सेल टू इंजरी अकर रिजल्ट द फेलियर ऑफ सोडियम पंप इन द सेल। मतलब जो कोई सेल है, मानिए कोई ये सेल है, यहाँ पे कोई सोडियम पोटेशियम पंप है, तो जो फेलियर है, सोडियम पंप है, उसका फेल हो जाना ही क्या कहलाता है, इसी कारण सेल स्वेलिंग हो जाती है। ओके, ये कॉमन टाइप होता है। इसमें क्या होता है, क्लाउडी स्वेलिंग। तीन चीजें देखने को मिलती है बेसिकली। फर्स्ट है क्लाउडी स्वेलिंग, दूसरा पेरेन्काइमल स्वेलिंग एंड थर्ड इज एल्बुमिन डीजनरेशन। ओके, तो कौन कौन सी तीन चीजें देखने को मिलेंगी, फर्स्ट इज क्लाउडी स्वेलिंग, देन पेरेन्काइमल स्वेलिंग, देन एल्बुमिनस डीजनरेशन। और ये क्या होता है, कब प्रॉब्लम ऐसी होती है किसी भी एनिमल या ह्यूमन में, जब कोई बैक्टीरियल टॉक्सिसिटी बॉडी में इंटर हो जाए, और बैक्टीरियल टॉक्सिन्स का ये मोर कॉमन प्रॉब्लम होती है। इनमें साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बिकम अ ग्रैन्युल
गिविंग ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड ग्लास या फिर हेजी साइटोप्लाज्म। ये कह रहे हैं कि जो साइटोप्लाज्म है, जो भी सेल है, जैसे जब भी कोई सेल में स्वेलिंग होगी, जब भी कभी सेल में स्वेलिंग होगी, तो इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस और हेजी साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होगा वो हेजी होगा, हेजी और ग्राउंड ग्लास appearance, ground glass appearance. Then granules are soluble in acetic acid but not in liquid solvent such as a chloroform। मतलब कि जितने भी जो ग्रैन्यूल्स होंगे इसके अंदर, वो जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो लिपिड में सॉल्वेंट नहीं होंगे, जैसे कि क्लोरोफॉर्म इसका एग्जांपल है, लेकिन एसिटिक एसिड में सॉल्युबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है परबॉइल्ड या फिर सॉइल्ड अपीयरेंस ऑफ ऑर्गन्स। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है कि नोट लिखा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, नोट लिखा है कि जो इओसिनोफिलिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कंपोज्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं इसका कोई सेंस है। ओके, तो अपन फिर से, ठीक है, तो अपन कंटिन्यूएशन में चल रहे थे, इसलिए नोट लिखिए इओसिनोफिलिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। अच्छा, इंटर और इंट्रा का मतलब क्या होता है, इंट्रा और इंटर में अंदर है ना, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इंटर यानी दो सेल के बीच, ये कहते हैं इसे इंटर। इंट्रा किसे बोलते हैं, एक ही सेल के अंदर, इसे कहते हैं इंट्रा। ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, एक ही सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारी चीजें चल रही हैं, तो इओसिनोफिलिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कंपोज्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोपिक डीजनरेशन, म्यूसिन डीजनरेशन एंड मेसोमेटल डीजनरेशन। ये कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करके, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और अब वन बाय वन समझते हैं। सी, पहला क्या है, हाइड्रोपिक डीजनरेशन। हाइड्रोपिक डीजनरेशन को अपन क्या कहते हैं, वैक्यूलर डीजनरेशन। इसमें क्या हो रहा है कि सेल की स्वेलिंग हो रही है बट मोर सिमिलर टू सेल स्वेलिंग। बेसिकली पहला अपन ने पढ़ा था सेल स्वेलिंग, पहला क्या पढ़ा था, सेल स्वेलिंग। सेकेंड अपन क्या पढ़ रहे हैं, डीजनरेशन। अब डीजनरेशन में पहला कौन सा, हाइड्रोपिक डीजनरेशन। तो हाइड्रोपिक डीजनरेशन ऐसा कह रहा है कि वो हो तो सेल स्वेलिंग जैसा ही रहा है, लेकिन जो हाइड्रोपिक डीजनरेशन इज अ मोर सीवियर। ओके, इसमें क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोपिक फ्लूइड है वो स्टेन पिंक विद द इओसिन ड्यू टू द प्रोटीन कंटेंट। बिल्कुल बहुत सही है। क्या कह रहा है कि जो हाइड्रोपिक डीजनरेशन है उसमें क्या हो रहा है कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है, जो फ्लूइड है उसे स्टेन कर रहे हैं। किससे स्टेन कर रहे हैं, पिंक कलर से स्टेन कर रहे हैं, और ये पिंक कलर से वो स्टेन इओसिन से कर रहे हैं, बेसिकली जो पिंक कलर में आ रहा है। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि इसके पास क्या था, इसमें प्रोटीन था। ओके, तो जो डीजनरेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, प्रोटीन का डीजनरेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ऑब्जर्व इन वेसिकुलर एक्जेंथेमा। ये डिसीज है जिसमें ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो पहला है वेसिकुलर एक्जेंथेमा, नेक्स्ट है पॉक्स, नेक्स्ट है नियोप्लाज्म ऑफ द सर्वाइकल एंड ब्लिस्टर ऑफ द स्किन। ठीक है, इन सारी कंडीशनों में हाइड्रोपिक डीजनरेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, म्यूसिन डीजनरेशन। मतलब ये कैसा होता है, माइल्ड इरिटेशन कॉज करता है, माइल्ड इरिटेंट होता है। इसमें क्या होता है, म्यूसिन। म्यूसिन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ये टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन है। और जो म्यूसिन होता है इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉलमनार कोबाइडल एपिथेलियल सेल्स सब सेलुलर लेवल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि कॉलमनार कोबाइडल एपिथेलियम लाइक दिस। तो कॉलमनार कोबाइडल सेल से ये प्रोड्यूस होते हैं म्यूसिन्स, और जो म्यूसिन है वो ब्लू कलर का स्टेन होता है जब इसे एल्शियम ब्लू से स्टेन करते हैं, और हेमेटॉक्सिन रेड विद द थायमिन एंड म्यूसिकैरामाइन एंड पास। बहुत सही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसको एक बार क्लीन करते हैं और इसे डिटेल में लिखते हैं। ओके, सी किसी म्यूसिन को अपन स्टेन कर रहे हैं, जब म्यूसिन को स्टेन करते हैं तो कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, किसके साथ,
हेमेटॉक्सिलिन ए रेड है, वो क्या होता है, ये थायराइड के साथ और म्यूसिकामिन और पास के हिसाब से स्टेन हो जाता है। कौन सा? म्यूसिक रीजनरेशन पे अपना पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? म्यूकॉइड या फिर मिक्सोमेटल रीजनरेशन। ये भी क्या होता है? माइल्ड ही होता है। इसमें भी म्यूसिन लाइक ही ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि ब्लू कलर से स्टेन हो जाता है। और हेमेटॉक्सिलिन नॉर्मली प्रोड्यूस बाय द फीटस बट एबनॉर्मल इन एडल्ट। बिल्कुल सही है कि जो अडल्ट है उसमें ये एबनॉर्मल चीज है और जो फीटस होता है उसमें भी नॉर्मली होती रहती है। जैसे ऑब्जर्व करना है मिक्सोमा में, मिक्सोसार्कोमा में और मिक्सोइडेमा में। अच्छा, ये क्या होते हैं ये अभी इसलिए नहीं बताने का टाइम है क्योंकि बस अपन रिवाइज कर रहे हैं, एक बार ये सारी पैथोलॉजी कंप्लीट करनी है अपने को। बाकी अगर आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है। नेक्स्ट, हाइलिन डीजनरेशन या फिर हाइलिन चेंज। हाइलिन चेंज में क्या होता है? स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द सेल होता है। बिल्कुल सही बात है, अपन नीट के टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि हाइलिन क्या होता है? सेल का एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है। रिप्लेस बाय द हाइलिन व्हिच इज अ सब्सटेंस विद ग्लासी अपीयरेंस। पहले अपन ने ग्राउंड क्लास पढ़ा था और अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? ग्लासी अपीयरेंस। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन था। ठीक है। फिर है टिश्यू गिव द होमोजेनस ग्लासी ट्रांसलूसेंट टू स्टेन विद पिंक विद HNA। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कैसा है, यहाँ पे ग्लासी अपीयरेंस है और स्टेन किस कलर से हो रहा है? पिंक कलर से। किससे स्टेन कर रहे हैं? HE से कर रहे हैं। कैसे कैसे टिश्यू में देखने को मिलेगा? तो टिश्यू जो होगा वो होमोजेनस, ग्लासी और ट्रांसलूसेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है? केरेटोहाइलिन, सेलुलर हाइलिन और कनेक्टिव टिश्यू हाइलिन। ये परमानेंट चेंज होता है। तो ये क्या होता है? जो हाइलिन चेंज है ना उसमें ही के लिए टाइप है। जैसे कि एक होता है केरेटोहाइलिन, किसमें देखने को मिलेगा? जब कभी कैरेसेस होंगे, कोई पार्ट होगा, पैपिलोमा होगा या फिर कोई एपिथेलियल पेयर्स सेल नेस्ट होंगे कोई स्क्वेमस सेल में या फिर हाइपरकेरेटोसिस। ये सारी वो कंडीशन है जिसमें केरेटोहाइलिन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सेलुलर हाइलिन, मतलब सेल के लिए जब बात करेंगे तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड एज अ कॉर्पस एमाइलिस या स्टार्च जो बॉडी होती है, ये इंपॉर्टेंट है कि स्टार्च बॉडी के लिए, स्टार्च बॉडी को और क्या कहते हैं अपन, जो स्टार्च बॉडी होती है उसमें सेलुलर हाइलिन, ब्रेन सैंड किसमें देखने को मिलती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अदरवाइज मैं आपको बताऊंगी आगे। फिर ब्रेन सैंड के बाद क्या है? एल्विलाई आफ्टर निमोनिया। जब निमोनिया हुई और निमोनिया के बाद जो पोस्ट निमोनिक टाइम होता है उस टाइम पे क्या है? एल्विलाई को देखो तब वहाँ पे सेलुलर हाइलिन देखने को मिलता है। और ये क्या है? मेमोरी ग्लैंड में ऑफ द काउ ड्राई ऑफ द टू पिकली, मतलब जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है जब ड्राई कंडीशन में काउ को देखते हैं। तो अभी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू हाइलिन में परमानेंट चेंज होता है, जैसे कि ओल्ड स्कार बन जाए या फिर डीजेनरेटिंग स्ट्रोमा ऑफ द ट्यूमर एंड लिम्फ नोड। फिर क्या है कि ड्रेनिंग एरिया ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लामेशन, जहाँ पे भी ड्रेन हो रहा है कंटिन्यूअस, कुछ फ्लूइड कुछ भी सिक्रीट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू हाइलिन देखने को मिलता है, ये परमानेंट चेंज है। अब उसमें क्या है कि रीनल ग्लोमेरुलाई इन द क्रोनिक नेफ्राइटिस, और ये क्या है? एंटीमा एंड मीडिया ऑफ द ब्लड वेसल द आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट है अमाइलोइडोसिस, ये इंपॉर्टेंट है। अमाइलोइडोसिस क्या होता है कि मोस्ट कॉमन कहाँ पे देखने को मिलता है? अमाइलोइडोसिस स्प्लीन, मार्कर भी नहीं चल रहा, स्प्लीन, लीवर, किडनी ऑफ द डॉग एंड हॉर्स। कहाँ कहाँ पे? सारी की सारी चीजें देखने को मिलेंगी, स्प्लीन पे, लीवर पे और किडनी पे, वहाँ पे अमाइलोइडोसिस देखेंगे अपन। मोस्ट कॉमन है, जैसे कि हॉर्स है तो मोस्ट कॉमन है हॉर्स में। कब होता है ये? जब एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, जो एंटीटॉक्सिन्स होते हैं वो प्रोड्यूस होंगे तो अमाइलोइडोसिस देखने को मिल जाता है। अमाइलोइडोसिस जो होता है वो प्रोमिनेंट लीजन दिखाता है स्प्लीन में। किसकी स्प्लीन में? चिकन की स्प्लीन में, और ऐसे चिकन जिसमें ट्यूबरकुलोसिस हुआ होगा। ठीक है। तो क्या करेगा? जिसके पास मतलब ऑलरेडी ट्यूबरकुलोसिस से
प्रॉब्लम है जिस चिकन को, उसके स्प्लेन में एक प्रोमिनेंट लीजन आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि आइसोलेटेड डिपोजिशन ऑफ एमाइलोइडोसिस इन नियोप्लास्टिक फॉर्म इन हार्ट कॉल्ड एमाइलोइडोमा। बिल्कुल सही बात है कि ऐसा एमाइलॉइड जब भी कभी नियोप्लास्टिक फॉर्म में अपन आइसोलेट करते हैं, कहाँ से, हार्ट से, तो हार्ट के नियोप्लास्टिक एमाइलॉइड्स को क्या करते हैं, हार्ट के नियोप्लास्टिक फॉर्म के एमाइलॉइड को ही क्या कहते हैं, एमाइलोइडोमा, एमाइलोइडोमा। ओके, नेक्स्ट ये क्या होता है कि डिपोजिशन ऑफ एमाइलॉइड्स कंपोज ऑफ द प्रोटीन मेड नॉन ब्रांचिंग फाइब्रिल्स एंड आइडेंटिफाइड लेंथ। फाइब्रिल्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न इज नोन एज बीटा प्लेटेड स्ट्रीम स्ट्रक्चर इन द इंटेस्टिनल टिश्यू ओनली। बहुत सही बात है। वो क्या कह रहा है कि जो एमाइलॉइड है उसका जो डिपोजिशन है, एमाइलॉइड्स का डिपोजिशन है, वो कहाँ पे हो रहा है, ये जो भी इंटेस्टिनल टिश्यू है वहाँ पे एमाइलॉइड का डिपोजिशन हो रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि एमाइलॉइड इज रिलेटेड विद द हाइपर गामा ग्लोबिनुरिया। देखिए जहाँ पे भी एनीमिया मतलब ब्लड की बात कर रहा है, ब्लड, और हाइपर मतलब ज्यादा, इंक्रीज, ज्यादा, ग्रैन्युलो गामा, हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया मतलब कि जो गामा ग्लोबुलिन्स हैं उनका ज्यादा हो जाना किसमें, ब्लड में। और ये क्या होता है, मेन फॉर्म इसके दो होते हैं, एक होता है एएल, एक होता है एए। एएल जो होता है वो लाइट चेन होती है, एमाइलॉइड की लाइट चेन होती है, और एए जो है वो एमाइलॉइड एसोसिएटेड होती है। जो एमाइलॉइड लाइट चेन है वो डिराइव होती है प्लाज्मा सेल से और कंटेन क्या करती है, इम्यूनोग्लोबुलिन लाइट चेन। सही बात है, अपन ने पढ़ा था लाइट चेन और हैवी चेन। तो वहाँ पे क्या कह रहा है कि ये अपन ने कहाँ पढ़ा था, इम्यूनोलॉजी में। तो इम्यूनोलॉजी के जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं उसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझा पाऊंगी। ये क्या कह रहा है कि एमाइलॉइड की जो लाइट चेन है वो कहाँ, कौन बना रहा है, प्लाज्मा सेल से डिराइव हो रहा है, और उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है लाइट चेन के मिल जाते हैं। अब है एमाइलॉइड एसोसिएटेड, इसे क्या कहा है कि नॉन इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन जितने भी होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं लीवर से। तो मैं सारा क्लीन कर दूं एक बार। सी नॉन इम्यूनोग्लोबुलिन, जितने भी नॉन इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन के जो भी प्रोटीन ऐसे एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, तो ये सारे इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन। तो नॉन इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन जो होते हैं सिंथेसाइज्ड बाय लीवर, ये कहाँ से हो रहा था, प्लाज्मा सेल से, डेराइव फ्रॉम द एसएए, सीरम एमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन। और ये क्या होता है, जब क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज होती है उस टाइम पे डिपोजिशन उसका होता रहता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एमाइलॉइड्स, इरेज कर देते हैं। सी टाइप्स ऑफ एमाइलॉइड्स, रेड ले लें। टाइप्स ऑफ एमाइलॉइड्स क्या होते हैं कि जो प्राइमरी एमाइलॉइड्स होते हैं, प्राइमरी एमाइलॉइड्स और सेकेंडरी एमाइलॉइड्स। जो प्राइमरी एमाइलॉइड्स हैं और सेकेंडरी एमाइलॉइड्स जो होते हैं वो एसएसए प्रोटीन, मतलब क्या है कि सीरम एमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन जो है, और उसमें देखने को मिलेगा, इसके कारण ही हो रहा है सेकेंडरी टाइप का। और ऑब्जर्व इसमें होता है टीबी में, ट्यूबरक्लोसिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, क्रोनिक सपरेटिव ऑस्टियोमाइलिटिस, ये ऐसी कंडीशन है जिसपे हमें एमाइलॉइड बॉडी देखने को, एमाइलोडोसिस देखने को मिल जाएगा। अब क्या है एमाइलोडोसिस इन स्प्लीन, ये कैसा है, डॉगनेट स्प्लीन, सार्को स्प्लीन और बेगन स्प्लीन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ पीजी के लिए, एज अ बीएस आईसीआर के बीएस एग्जाम के लिए जो बीएससी के थ्रू हो रहा है, और आईसीआर एग्जाम के लिए। ओके, तो क्या कह रहा है कि डॉगनेट स्प्लीन क्या होता है कि सर्कुलर स्प्लीन विद होल इन मिडल, सी कुछ ऐसा सर्कुलर स्प्लीन, ऐसा याद रखने के लिए बस बता रही हूँ, नॉट दीज लाइक स्ट्रक्चर। सर्कुलर स्प्लीन और उसके बीच में होल। दूसरा क्या है, सागो में फोकल एमाइलॉइड की जनरेशन, सागो यानी फोकल, सागो यानी फोकल, ऐसा याद रखना है। और बेकन, बेकन कैसा है,
डिफ्यूज। देखो बी और डी, ए बी सी डी का जो अल्फाबेट होते हैं, बी और डी थोड़ा पास पास में होते हैं ना, तो बेगन का डिफ्यूज रखना, तो याद रखना, तो डिफ्यूज एमाइलॉइड डीजनरेशन। नेक्स्ट है एमाइलॉइड स्टेट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, कन्वर्ट स्टेट, ये किसमें है, पिंक या रेड कलर देती है। आयोडीन जो है वो येलो रेड या फिर महोनी ब्राउन है। Ag जो है वो पिंक कलर और जेल्सन स्टेन जो है वो येलो कलर। मिथाइलिन वायलेट, मिथाइलिन ग्रीन, क्रिस्टल वायलेट, हेमिनिन ये रेड कलर देते हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या है, कॉन्गोनेट, इसको बोलते हैं कॉन्गोनेट्स, ठीक है। फिर इसमें है कि फाइब्रिनॉइड डिजनरेशन है, इसमें क्या है, होमोजेनस मटेरियल जो है वो डिपोजिशन उसका होता रहता है फाइब्रिन्स का, कहाँ पे होता है, टिश्यू में, ठीक है। और कैसे, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, ब्लड को क्या कहते हैं वैसे, ब्लड जो होता है वो ऑलरेडी कनेक्टिव टिश्यू होता है, मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो ये कह रहे हैं जो ब्लड वेसल्स है, कनेक्टिव टिश्यू है, वहाँ के जो टिश्यू है वहाँ पर कुछ फाइब्रिन जो होमोजेनस मटेरियल है उसका डिपोजिशन होने लगता है, फाइब्रिन देखने को मिलता है। और ऐसा किसमें देखने को मिलता है, अपेरिका कोलेजन डिसीज, ऐसी डिसीज में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन बायोकेमिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन सेल इंजरी, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन देखते हैं। पहला है एटीपी डिप्लीशन, एटीपी का कम हो जाना या फिर डिक्रीज एटीपी सिंथेसिस, या तो एटीपी का सिंथेसिस ही कम हो जाए। ये किसमें देखने को मिलता है, एक्सचेंजिंग कंडीशन में। एक्सचेंजिंग कंडीशन क्या होती है, जब ऑक्सीजन टिश्यू में उस अमाउंट में नहीं मिल पाती है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और टॉक्सिक इंजरी, नेक्स्ट क्या है, एटीपी डिप्लीशन के बाद लेक ऑफ ऑक्सीजन और जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन डेराइव्ड फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं अपने बॉडी में बनते रहते हैं, तो उनके कारण अगर ऑक्सीजन टिश्यू में नहीं उतना पहुंच पा रहा है तो लेक ऑफ ऑक्सीजन के कारण, लॉस ऑफ कैल्शियम हीमोस्टेसिस के कारण, कि जो कैल्शियम का हीमोस्टेसिस है उसकी कमी हो रही है। नेक्स्ट है डिप्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो कम हो जाए, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जाए, जो माइटोकॉन्ड्रिया वो डैमेज हो जाए। तो वन बाय वन आपको ये याद रखना है। पहला क्या है, एटीपी डिप्रेशन, एटीपी ही कम हो जाए। दूसरा, ऑक्सीजन जितनी मिलनी चाहिए थी वो ना मिल पाए। थर्ड कह रहा है कि जो कैल्शियम का होमोस्टेसिस था वो मेंटेन ना हो पाए। फोर्थ कह रहा है कि जो सेल है, सेल की सेल मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी कम हो जाए, परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाए, सही से ना रहे या कम हो जाए। और नेक्स्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाए, ठीक है। तो ये वन बाय वन को याद रखना है। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल इंजरी। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल मतलब रिवर्सिबल मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाना, और दूसरे फॉर्म से जब चाहे तो फर्स्ट फॉर्म में भी हम ला सकते हैं। और जो इरिवर्सिबल है उसे क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल में वन साइडेड होता है, मतलब एक सब्सटेंस दूसरे में तो चेंज हो सकता है लेकिन जो दूसरा है वो दोबारा उस सेम पहले वाले सब्सटेंस में चेंज नहीं हो सकता। तो जो इरिवर्सिबल इंजरी है वो कभी भी जो ठीक नहीं होने वाली है, जैसे नॉर्मल कंडीशन उस कंडीशन में कभी नहीं आएंगी। तो कौन कौन सी होती है, जो स्वेलिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा लाइसोसोम की अगर स्वेलिंग हो जाए, तीसरा इंटेंसिव डैमेज हो जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इरिवर्सिबल इंजरी कौन कौन सी होती है। तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रॉब्लम हो, लाइसोसोम में कोई प्रॉब्लम हो, और तीसरा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई डैमेज हो जाए। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन डैमेज इज द सेंट्रल फैक्टर ऑफ द पैथोजेनेसिस इन इरिवर्सिबल। तो इसके लिए जो सेल मेम्ब्रेन का डैमेज होना है वो एक सेंट्रल फैक्टर होता है पैथोजेनेसिस का, इरिवर्सिबल सेल इंजरी का। उसके लिए भी कुछ कुछ पॉइंट है कि क्यों। पहला, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, जो मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, बिल्कुल सही है। तो जो फॉस्फोलिपिड है वो उसकी एकदम धीरे धीरे ग्रेजुअली घटती जाए, कम होती जाए। दूसरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिसफंक्शन हो जाए। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एटीपी का सिंथेसिस करती है, मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं इसको। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो जाए, वो सही से फंक्शन ना कर पाए। नेक्स्ट है साइटोस्केलेटल एब्नॉर्मलिटी। जो साइटोस्केलेटन होता है ना उसका काम क्या होता है,
साइटो और स्केलेटन, मतलब बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड, टू मेंटेन स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी और टिश्यू सेल, तो उसकी एब्नॉर्मलिटी हो जाए या फिर कोई टॉक्सिक ऑक्सीजन रेडिकल जो है वो बनने लग जाए बॉडी में, तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करने का एक बहुत बड़ा कॉज है। नेक्स्ट क्या है, फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स कौन कौन से होते हैं अपने बॉडी में, तो बहुत सारे रेडिकल्स हैं जैसे कि ऑक्सीडेशन एंजाइम्स के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं। पहली बात की इसको हाउ टू डिफाइन फ्री रेडिकल्स, तो क्या होते हैं, केमिकल स्पीसीज दैट हैव अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, अनपेयर्ड है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कहते हैं। इसे क्या है, आउटर ऑर्बिटल में, जैसे कि सी ये कोई सेल है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस है, तो ये जैसे ये इसकी आउटर सेल हो जाए और इस आउटर सेल में एक सिंगल बच जाए, तो ये सिंगल जो है वो आउटर सेल में सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कह रहे हैं ना, फ्री रेडिकल्स, ठीक है। ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सेल इंजरी, तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो क्या कराते हैं, सेल इंजरी कराते हैं, और वो प्रॉब्लम किसमें करते हैं, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है उनमें प्रॉब्लम करके ये अपने सेल को इंजर्ड कर देते हैं। नेक्स्ट है रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, कौन कौन से, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया P40, ये बहुत अपन ने पढ़ा है नीट के टाइम पर, ओके। तो P40, B5 ऑक्सीडेज, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER P450 ये भी वही है, B5 ऑक्सीडेज, फिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, NADPH ऑक्सीडेज, नेक्स्ट है सिस्टोसोल ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, और ऐसे ही है ट्रांजिशन मेटल्स जैसे कि आयरन और कॉपर, और नेक्स्ट है लाइसोसोम्स लाइक माइलो पेरोक्साइडेज और एनोसेंटेज, तो ये सारे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं जो कि रेडिकल्स को बना रही हैं, ठीक है। अब कौन कौन से रेडिकल्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है सुपर ऑक्सीडेज O2-, नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नेक्स्ट है हाइड्रोक्सी OH-, नेक्स्ट है सिंगलेट ऑक्सीजन, मतलब एक सिंगल ऑक्सीजन, नेक्स्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये पांच के पांचों अपन को याद होने चाहिए। कौन कौन से, पहला है सुपर ऑक्साइड, जिसे कहते हैं O2-, नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, देन हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप, देन है सिंगलेट ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो पढ़ लेते थोड़ा सा सुपर ऑक्साइड के बारे में। क्या है कि रैपिड बर्स्ट ऑफ द सुपर ऑक्साइड प्रोडक्शन ऑफ द एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल्स ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। जब कभी इन्फ्लेमेशन होता है तो जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, अभी मैं ब्लड में नेक्स्ट लेक्चर में यही बताने वाली हूँ कि जो ब्लड सेल्स होती हैं उसमें इरिथ्रोसाइट RBC होती है। जो RBC है उसमें भी दो टाइप की होती है, ग्रैनुलोसाइट और एक ग्रैनुलोसाइट। तो जो ग्रैनुलोसाइट है उसमें एक न्यूट्रोफिल होती है, जो न्यूट्रोफिल्स होती है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। तो इसीलिए कह रहा है कि जब भी कभी न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट होती हैं कोई भी इन्फ्लेमेशन के कारण, तब वहाँ पे सुपर ऑक्साइड का प्रोडक्शन होने लग जाता है, ठीक है। दे आर इनएक्टिवेटेड बाय द सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ये आगना है कि जो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है उसके थ्रू ये इनएक्टिव हो जाती है। और मैंगनीज सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में और सिस्टोसोल में कॉपर जिंक SO2 होता है। तो ये अपन को याद रखना है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो पेरोक्सिसोम जो होता है वो एंजाइम कंटेन करता है दोनों टाइप के, प्रोडक्शन भी करता है, बोथ प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन। तो जो पेरोक्सिसोम होता है वो ऐसे एंजाइम को रखता है, वैसे एंजाइम कंटेन करता है जिसके कारण इसका प्रोडक्शन भी हो सके और इसका डिग्रेडेशन भी हो सके। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल में क्या होता है, प्रोड्यूस इन द फेंटॉन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है कि फेंटॉन रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनता है। और इन हाइड्रोलिसिस ऑफ द वाटर बाय द आयनाइजिंग रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्सरे, गामा, ये सारी। और जो OH होते हैं मोस्ट रिएक्टिव होते हैं इंड्यूसिंग द सेल डेथ। बिल्कुल सही बात है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा बस 5-7 मिनट, ओके।
तो ये क्या है कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है सेल डैमेज के लिए बहुत ज़्यादा प्रियर होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है सिंगलेट ऑक्सीजन है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ये सॉल्युबल, याद रखना कि सॉल्युबल फ्री रेडिकल्स होते हैं। और ये कहाँ से कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एंडोथेलियल सेल में, मैक्रोफेजेस में, न्यूट्रोफिल्स में एंड अदर सेल टाइप। नेक्स्ट है कि जो फ्री रेडिकल्स हैं वो कैसे सेल को इंजरी कर रहे हैं, मतलब हमने तो बहुत पढ़ लिया कि अच्छा OH जो होता है मोस्ट रिएक्टिव होता है, जो सुपर ऑक्साइड होता है वो भी बहुत इजीली सेल को डैमेज कर देता है, सुपर ऑक्साइड जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनका इन्फ्लेमेशन होता है, तो पढ़ लिया। ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी बात अपन करते हैं, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म कहती है, मैकेनिज्म कैसी है वो पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि लिपिड परऑक्सीडेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स, मतलब इसमें जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पे लिपिड है, वहाँ पे क्या है परऑक्सीडेशन, लिपिड परऑक्सीडेशन। इसमें डबल बॉन्ड ऑफ द वल्नरेबल टू अटैक बाय द फ्री रेडिकल्स ऑटोलाइटिक सेल चेन एंड डेवलप इज नोन एज प्रोपोगेशन। बिल्कुल सही बात है। प्रोपोगेशन यानी क्या होता है, जैसे मानिए ये दो सेल हैं, मतलब सेल एक की कोई सेल है, उससे यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन वगैरह है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है, सी ऐसे, जैसे कि डीएनए में होता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हटा देते हैं अपन डीएनए से, अगर एक बार समझे यहाँ पे क्या होता है डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो उसका ऑटोलाइसिस होने लग जाता है जब भी कभी फ्री रेडिकल्स वहाँ पे सेल पे अटैक करते हैं। देन क्या होता है कि क्रॉस लिंकिंग ऑफ द प्रोटीन, मतलब सबसे पहला क्या किया बॉन्ड तोड़ा, दूसरा क्या किया क्रॉस लिंक किया, और क्रॉस लिंक करके क्या किया प्रोटीन तक पहुंचा। अपन को तो बस याद ही करना है ना, तो क्या करना है सबसे पहले जो डबल बॉन्ड थे, कोई भी सेल के डबल बॉन्ड थे यहाँ पे, तो उनको तोड़ा, उनको डिस्ट्रॉय किया, ऑटोलाइज किया, उसके बाद जो वहाँ पे प्रोटीन था वहाँ से क्रॉस लिंकेज कर दी, उसके बाद जो डीएनए है उसको फ्रेगमेंट करने लगे, जो प्रोटीन है प्रोटीन के बाद कहाँ पे पहुँच गया डीएनए को फ्रेगमेंट करने लग गए, डीएनए तोड़ने लग गए। तो ये सारी ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू एक जो फ्री रेडिकल्स हैं अपने बॉडी में ऐसे काम करते हैं और सेल को डैमेज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हीट स्ट्रोक और प्रोटीन या फिर स्ट्रेस प्रोटीन, सॉरी स्ट्रेस प्रोटीन, यस। तो बाकी की कहानी, बाकी की स्टडी अपन परसों करेंगे, क्योंकि कल का जो वीडियो होगा वो ब्लड पे होगा, और आगे ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन के बारे में अपन कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपके नॉलेज थोड़ा बहुत भी गेन हुआ हो, तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।